हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स। सो पार्ट 1 में हमने ये स्टार्टिंग की 3 टॉपिक्स देखे थे। अभी पार्ट 2 में हम देखते हैं बाकी के जो 2 बाकी है टॉपिक्स, शॉर्टफॉल रिस्क और रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, सो शॉर्टफॉल रिस्क से स्टार्ट करते हैं। शॉर्टफॉल रिस्क मतलब क्या? सो शॉर्टफॉल रिस्क एक ऐसा थ्रेशोल्ड है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि कोई भी पोर्टफोलियो का रिटर्न एक थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो बताता है शॉर्टफॉल रिस्क। ठीक है, मतलब अगर हमने सोचा है कि हमारा पोर्टफोलियो है, उसका रिटर्न 5% से नीचे तो नहीं ही जाना चाहिए, तो 5% क्या हो गया? थ्रेशोल्ड हो गया। ठीक है, अभी रिटर्न एक्चुअल में 5% से नीचे जाएगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करेंगे उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे? शॉर्टफॉल रिस्क। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Shortfall risk is the probability that a portfolio value or return will fall below a particular target value or return over a given period. Probability that value or return will fall below a particular target. टारगेट मतलब जो हमने थ्रेशोल्ड बताया वो कि हमारा टारगेट है कि 5% से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, या तो एटलीस्ट हमको 7% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, बराबर। तो या तो आप ऐसा बोलो कि 5% से नीचे नहीं जाना चाहिए, या तो ऐसा बोलो कि एटलीस्ट 5% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। एक ही बात हुई, दोनों ही क्या बताते हैं? अपने टारगेट्स बताते हैं। ठीक है, तो वैसी प्रोबेबिलिटी जो बताए कि ये टारगेट से कम जाएंगे रिटर्न्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उस प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे शॉर्टफॉल रिस्क। ठीक है, सपोज वो प्रोबेबिलिटी है 30%, तो आपका शॉर्टफॉल रिस्क कितना हो गया? 30% हो गया, बराबर। ओके, अभी ये कहाँ काम आएगा, तो वो हम रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ने के बाद देखेंगे कि शॉर्टफॉल रिस्क कहाँ काम आता है। अभी तो सिर्फ ये की डेफिनेशन है, एक टर्मिनोलॉजी है जो समझने के लिए, तो वो आप समझ लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया पे। रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बताता है कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो वैसा पोर्टफोलियो होता है जो आपका शॉर्टफॉल रिस्क को मिनिमाइज कर दे। ठीक है, शॉर्टफॉल रिस्क कितना भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता है, 10, 20 ऐसा। अभी मल्टीपल पोर्टफोलियो के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ऑप्शंस कैसे होते हैं? मतलब एसेट A, B, C आपके पोर्टफोलियो में है, उसको कितने प्रपोर्शन में, कौन से एसेट को पैसा किस एसेट में कितने प्रपोर्शन में एलोकेट करना है, वो तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट होगा, राइट। तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, वो सारे पोर्टफोलियो के ऑप्शंस में से ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा होता है? वो वाला पोर्टफोलियो जो आपके जिसमें शॉर्टफॉल रिस्क मिनिमम हो, वो आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होना चाहिए, बराबर। क्योंकि वो पोर्टफोलियो क्या कर रहा है? आपका डाउनसाइड रिस्क को सबसे कम कर रहा है, उस पोर्टफोलियो में सबसे कम डाउनसाइड रिस्क है। ठीक है, तो वो आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो रॉय का सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये वही बताता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आप हर पोर्टफोलियो पे लगाओ, और जिसमें भी वो फॉर्मूला से का जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा आता है, वो आपका सबसे बेटर पोर्टफोलियो है, वो आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो रॉय सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया यूज़ करके हम क्या ढूंढते हैं? ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ढूंढते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि थ्रेशोल्ड लेवल एक है आपकी, वो थ्रेशोल्ड लेवल से रिटर्न नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या ट्राई करेगा कि कम से कम थ्रेशोल्ड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का, वो थ्रेशोल्ड से कम जाए, वो वैसा बहुत कम केसेस में हो। ठीक है, तो वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। तो सिम्बॉलिकली अगर उस चीज़ को बोलना हो, सिम्बॉलिकली रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। तो ये क्राइटेरिया करता क्या है? किस चीज़ का क्राइटेरिया है? यही देखने का क्राइटेरिया है कि आपका जो रिटर्न है वो थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे ना जाए, उस चीज़ को चेक करने का ही क्राइटेरिया है सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज, P मतलब प्रोबेबिलिटी, मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बीइंग लेस देन थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ रिटर्न। RL मतलब थ्रेशोल्ड लेवल रिटर्न है। ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न अब उसके थ्रेशोल्ड लेवल से भी कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करेगा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। और वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन ढूंढेगा? सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। तो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो का क्राइटेरिया क्या है? ये चीज़ उसका क्राइटेरिया है, ये फाइंड आउट करना, और जो जिसमें ये सबसे अच्छा होगा, ये वैल्यू, वो होगा आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया है टू मिनिमाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क फॉलिंग बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल रिस्क। ठीक है, ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला बहुत बेसिक है। अगर आपको रिस्क देखना है, अभी इसमें आपको क्या देखना है? रिस्क देखना है। ठीक है,
तो रिस्क कैसे देखोगे? कोई पोर्टफोलियो में रिटर्न 18% है और रिस्क है 10%, दूसरे पोर्टफोलियो में रिटर्न है 12% और रिस्क है 5%। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा कम रिस्की है? क्योंकि रिटर्न और रिस्क दोनों अलग अलग है दोनों पोर्टफोलियो में। अगर ऐसा होता कि 12% का रिटर्न है एक पोर्टफोलियो में और 5% का रिस्क है, और दूसरे पोर्टफोलियो में भी 12% का ही रिटर्न है बट 7% का रिस्क है, तो अपने को पता चल रहा है कि सेम रिटर्न होने के बावजूद इसमें ज़्यादा रिस्क है, तो ये ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, हम फर्स्ट वाला ले लेंगे। बट जब रिटर्न्स भी अलग अलग है, रिस्क भी अलग है, राइट, तो हम कैसे चूज़ करेंगे? तो उसके लिए ये वाला रेशियो काम आएगा। तो उसमें आप क्या करोगे, आप देखोगे कि पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क, तो पर यूनिट ऑफ रिस्क मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, सपोज 12% वाला जो आपका पोर्टफोलियो है वो 12% रिटर्न दे रहा है और उसमें 5% रिस्क है, तो पर परसेंटेज ऑफ रिस्क में कितना सामने कमाने का वो पोर्टफोलियो कितना 5% पर यूनिट ऑफ पर परसेंटेज ऑफ रिस्क के सामने वो पोर्टफोलियो कितना परसेंट कमाने का कैपेबिलिटी रखता है? तो 12 डिवाइडेड बाय 5 ऑब्वियसली, तो 2.4। मतलब पर परसेंटेज हर 1% जितना मैं रिस्क ले रही हूँ उसके सामने मेरे को 2.4% प्रॉफिट होने का चांसेस है। ठीक है, अभी दूसरा पोर्टफोलियो जिसमें 18% रिटर्न था बट 10% रिस्क था, तो पर परसेंटेज ऑफ रिस्क में मेरे को कितना रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है? तो 18% का रिटर्न डिवाइडेड बाय 10, 1.8। मतलब इधर मैं रिस्क 1% का ले रही हूँ तो उसके सामने सिर्फ 1.8 का रिटर्न मिल रहा है, और उधर मैं 1% का रिस्क ले रही हूँ तो 2.4 का रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो कौन सा ज़्यादा बेटर हुआ? वो वाला, फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर हुआ। ठीक है, तो यही कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं? पर यूनिट ऑफ रिस्क हमारे पास कितना रिटर्न है। तो ये फॉर्मूला में भी वही है, बस इसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल ऐड किया है। सो ये फॉर्मूला में क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस थ्रेशोल्ड लेवल रिस्क डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये इसमें क्या बता रहा है? जनरली आप देखोगे तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमने किया, बस इसमें माइनस थ्रेशोल्ड लेवल का रिटर्न बता दिया। क्यों? क्योंकि सपोज मेरा रिटर्न अगर रिटर्न होना चाहिए 18%, बट अगर 10% तक भी होगा तो मुझे चलेगा एक बार। ठीक है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल मैंने डिसाइड कर रखी है, तो फिर मेरे को वो थ्रेशोल्ड लेवल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे मेरे को जितना एक्सेस रिटर्न चाहिए उसी का मैं रिस्क देखूंगी। ठीक है, तो ये तो मेरी थ्रेशोल्ड है, इसके नीचे तो मेरा पोर्टफोलियो जा ही नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सपोज 18% एक्सपेक्टेड है, माइनस मैं बोल रही हूँ कि 10% से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके नीचे तो मैं रेडी ही नहीं हूँ। तो 18 माइनस 10 मतलब 8% एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैं कितना रिस्क ले रही हूँ। ठीक है, वो बात है। तो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो वही है कि आपका जो, और आपका थ्रेशोल्ड ज़रूरी नहीं है कोई नंबर ही होना चाहिए, आप इसको 0 भी ले सकते हो। ठीक है, कि मेरा थ्रेशोल्ड है ही नहीं, कोई 0 थ्रेशोल्ड है, मेरे को 18% एक्सपेक्टेड है तो मुझे 18% चाहिए, मेरा 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मेरा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय आपका रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लेवल कुछ भी हो सकता है। सो जो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस थ्रेशोल्ड लेवल रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसका रीजनिंग दिया है जो हमने देखा ऑलरेडी। रीजनिंग बिहाइंड द सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया इज assume an investor is choosing between two portfolios, portfolio A with an expected return of 12% and standard deviation of returns of 18%, and portfolio B with an expected return of 10% and standard deviation of 12%. Investor has stated that he wants to minimize his probability of losing money. मतलब उसको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, मतलब उसका थ्रेशोल्ड क्या है? 0 है, मतलब 0 से कम नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए। बराबर। Assuming that returns are normally distributed, the portfolio with a larger safety first ratio using 0% as threshold will be the one with the lower probability of negative returns. तो ये जो एग्जांपल है उसमें पोर्टफोलियो ए में क्या है? रिटर्न 12% है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 18%, और दूसरा जो पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न 10% है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। ठीक है, तो अगर आप इसका थ्रेशोल्ड लेवल 0 है और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर रहे हैं तो इसका सेफ्टी फर्स्ट रेशियो कैसे होगा? 12% माइनस 0 क्योंकि थ्रेशोल्ड 0 है, डिवाइडेड बाय रिस्क 18, 0.67, और इसमें क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 माइनस 0, 10
डिवाइडेड बाय 12, 0.833, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बेटर पोर्टफोलियो है? ये वाला बेटर पोर्टफोलियो, क्योंकि उसमें पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। अभी इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्यों था? तो जैसे हमने ये किया कि रिटर्न इतना है, रिस्क इतना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, तो हम डिवाइड करके हमको पर यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर आपको याद हो कि हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि स्क्यूनेस होती है एक चीज़, ठीक है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना सफिशेंट नहीं है, हमको उसकी स्क्यूनेस भी पता करनी चाहिए। स्क्यूनेस से क्या पता चलता है कि ओवरऑल झुकाव किस तरफ है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? बेल शेप्ड का कर्व, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 हो सकता है और ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 हो सकता है, बट 12 क्या बताता है? ओवरऑल डेटा में स्प्रेड कितना है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ओवरऑल मीन से कितना स्प्रेड है, वो बताएगा। बट कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा स्प्रेड है उसका वो जो स्प्रेड है वो कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कौन बताएगा? स्क्यूनेस बताएगा, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या करता है? आउटलायर्स को बाहर निकाल के उनको बताता है। ये 12% में आपके जो आउटलायर्स है वो इंक्लूड हो गए। जैसे आपका जो आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो, तो आपके डेटा में अगर कोई आउटलायर्स है तो जो एवरेज का नंबर है उसमें क्या हो जाएगा? वो आउटलायर्स इंक्लूड करके वो एवरेज का नंबर आपका थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसा ही है, उसमें आउटलायर्स आ जाएंगे उसके कैलकुलेशन में, तो वो थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल नंबर है आफ्टर कंसिडरिंग आउटलायर्स। बट स्क्यूनेस क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कहाँ से आ रहा है एक्चुअली ज़्यादातर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या बताएगा कि इक्वली डिवाइडेड है, आपका जो रिस्क है वो इक्वली डिवाइडेड है। इस तरफ मीन के इस तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और मीन के उस तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। मतलब मीन के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, और उन सब का प्रोबेबिलिटी का क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 12% है, ठीक है। बट अब अगर सपोज ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या बताता है कि जैसे हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्क्यूनेस में इधर होता है मीन, ठीक है, मीन बड़ा होता है मीडियन से। तो वो क्या बताएगा कि आपका मीन सपोज इधर है ये वैल्यू पे, बट ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस और जितना हाइट होता है वो कितना हाइट, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट मतलब उधर ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इधर हाइट ज़्यादा है। तो ये क्या बताएगा कि भले इधर मीन है बट जो ज़्यादातर डेटा है वो मीन के नीचे की तरफ, मीन से थोड़ा नीचे की तरफ ही रहेगा, बट कुछ ऐसा डेटा है जो बहुत मीन के ऊपर चला जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलायर्स हैं, ठीक है। सो जनरली पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या बताता है कि जनरली आपका डेटा है वो मीन के नीचे रहेगा, जनरली ऑब्जर्वेशन है वो मीन के नीचे होएगी, बट कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होगी जो मीन के बहुत ऊपर होगी क्योंकि वो आउटलायर्स है, राइट। और मीन ऊपर क्यों होता है पॉजिटिव में? मीन हायर क्यों होता है? क्योंकि आउटलायर्स की वजह से मीन ऊपर पुल हो गया होता है, राइट। तो ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का है स्टैंडर्ड डिविएशन 12, बट इसमें देखो इसमें ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगी? मीन के नीचे ही रहेगी, ऑलमोस्ट मीन पे, या तो मीन के नीचे के साइड रहेगी, क्योंकि इसका कर्व देखो इधर है, ठीक है, मीन के पहले वाला कर्व है। सो ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है रिस्क के रिगार्ड्स में, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है तो उसमें आप क्या कर रहे हो? डिवाइडेड बाय रिस्क कर रहे हो, तो आप उस रिस्क को जनरलाइज कर रहे हो। तो अगर आपका रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिवली स्क्यूड हो, अगर वो स्क्यूड है तो आप इस 12% को नॉर्मल 12% की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। भले इसमें है 12% स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ज़्यादातर जो मेरा डेटा होगा वो मीन के नीचे रहेगा, कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि डेटा वो मीन के बहुत ऊपर होगा, ठीक है। तो वो सब कंसीडर करके एक एवरेज नंबर निकलता है 12, बट उसका ब्रेकडाउन कौन देता है? स्क्यूनेस देता है। सो अगर कोई चीज़ स्क्यूड है तो हमको उसकी स्क्यूनेस भी कंसीडर करनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ एक एवरेज नंबर है, ऊपर का नंबर है, उसको अंदर ब्रेकडाउन करके स्क्यूनेस भी देखनी पड़ती है। सो अगर हम इसमें ये फॉर्मूला में हम इसलिए नॉर्मेलिटी अज्यूम करते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो नॉर्मल है, मतलब वो इक्वली स्प्रेड आउट है, ठीक है, इक्वली स्प्रेड आउट है उसके ऑब्जर्वेशंस, मीन के कंपेयर में इक्वली स्प्रेड आउट है,
कोई एक तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काम ही नहीं करेंगे, राइट। सो इसलिए हम इसमें अज्यूम क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स जिनके ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ओके, सो हम इसका पीछे चार्ट देखते हैं। अब इसमें आएगा शॉर्टफॉल रिस्क का कॉन्सेप्ट। सो आपको पता तो चल गया सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया लगा के कि कौन सा पोर्टफोलियो है वो बेटर पोर्टफोलियो है, ठीक है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। इस केस में क्या था, हमारा पोर्टफोलियो बी था वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आ रहा था, क्योंकि उसका जो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो है वो इसके सेफ्टी फर्स्ट रेशियो से ज़्यादा था, 0.883 था, और इसका क्या था 0.67 था, ठीक है। सो ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है इसमें रिस्क कम है, बट मेरा जो थ्रेशोल्ड है इसमें 0 का थ्रेशोल्ड है, मतलब मेरा 0 का थ्रेशोल्ड है, मतलब मुझे क्या नहीं चाहिए, मतलब मुझे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, 0 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 0 के नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो थ्रेशोल्ड 0 है, मतलब मुझे उसके नीचे नहीं जाना, मतलब मुझे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए। तो नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव रिटर्न ऐसा बोल के, तो ऐसा बोल दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो पर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है कि चलो नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, ये दोनों में नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं, इसमें कम होगा, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है नेगेटिव जाने की, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी वो टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, शॉर्टफॉल रिस्क बोलते हैं। शॉर्टफॉल रिस्क क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न गोइंग बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल। इधर मेरा थ्रेशोल्ड लेवल 0 है, उसके नीचे जाने का मतलब नेगेटिव रिटर्न्स जाने का प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, मतलब मैं एक्चुअल में क्या मांग रही हूँ, शॉर्टफॉल रिस्क का हम लोग को शॉर्टफॉल रिस्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो शॉर्टफॉल रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे। सो शॉर्टफॉल रिस्क बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट उसमें आपको जेड टेबल यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। शॉर्टफॉल रिस्क क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न बीइंग लेस देन थ्रेशोल्ड लेवल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न बीइंग लेस देन थ्रेशोल्ड लेवल इक्वल्स टू नॉर्मल माइनस SFR। इसका क्या मतलब है, ये तो क्या है, शॉर्टफॉल रिस्क है। शॉर्टफॉल रिस्क इक्वल्स टू नॉर्मल ब्रैकेट माइनस SFR। SFR यानी सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, जो अपना आंसर आया था सेफ्टी फर्स्ट रेशियो का। नॉर्मल माइनस SFR यानी नॉर्मल मतलब हमने अज्यूम किया था नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और आपको पता होगा एक जेड टेबल होती है। जेड टेबल क्या होती है, जो हमको जनरली दे रखी है, उसमें वैल्यूज़ होते हैं कि जो नॉर्मल कर्व है, ठीक है, नॉर्मल कर्व है, उसमें हर पॉइंट पे उसके सपोज़ ये है तो इसके नीचे कितना परसेंटेज ऑफ ये पूरा कर्व है वो 100% प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, ठीक है। मतलब 1 ये पूरा कर्व है उसका टोटल 1 होता है। अब उसमें ये एक लेवल है, सपोज़ मेरे पास ये लेवल है, मुझे देखना है कि इस लेवल के नीचे वैल्यूज़ गिरेगी उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लेवल का जो वैल्यू है उसको हम जेड टेबल में जाके ढूंढते हैं, ठीक है। या तो मुझे ढूंढना है कि ये लेवल है उसके ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, तो हम ये लेवल का फिर जेड टेबल में जाके वैल्यू ढूंढते हैं और वो वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब जेड टेबल में उसका आपको वैल्यू ढूंढना है, और जेड टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। तो नॉर्मल मतलब जेड टेबल में आपको उसको वैल्यू ढूंढना है। अब जेड टेबल में प्लस साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इधर 0 होता है बीच में, ठीक है। तो जो ये साइड है वो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, और ये साइड है वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं। तो ये मैंने जैसे बोला ये पूरा कर्व है वो 100% डिनोट करता है, 100% प्रोबेबिलिटी। तो ये हाफ में 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है और ये वाले हाफ में दूसरी 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इधर की वैल्यूज जेड वैल्यूज़ अलग होती है, इधर की जेड वैल्यूज़ अलग होती है। तो अगर आपका सेफ्टी फर्स्ट रेशियो आया 0.883 जैसा हमारा इस एग्जाम्पल में आया था, तो 0.883 मेरे को जेड टेबल में जाके 0.883 नहीं ढूंढना है, मुझे माइनस 0.883 ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिखा है माइनस SFR। सो ये हमारा दोनों का SFR आया था। अभी हमको देखना है कि ये लेवल पे ये इन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, बीच में 0 आ गया और माइनस 0.67, ठीक है। अभी इसके नीचे 0.667 को हमने राउंड ऑफ करके 0.67 लिख सकते हैं, तो माइनस 0.67। अब हमको क्या ढूंढना है, इसके नीचे रिटर्न्स जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम माइनस 0.67 को पीछे देखेंगे जेड टेबल में उसकी वैल्यू कितनी है। सो ये देखो ये प्लस वाला साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे माइनस 0.6 और फिर 7, तो कितना है 0.2514 है, ठीक है।
अब तो ये अब इसको आप प्रोबेबिलिटी के मतलब परसेंटेज में कर दोगे तो क्या आएगा 25.14%, तो एग्जैक्टली 24.14%। सिमिलरली हम इसका भी करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली 20.33। सो मतलब 25 ये वाले पोर्टफोलियो में 25% चांसेस है कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव जाएगा, और ये वाले पोर्टफोलियो में 20% चांसेस है कि वैल्यू है वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो था इसलिए आप देखोगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी कम है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। सो जितना आपको पोर्टफोलियो कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें हायर सेफ्टी फर्स्ट रेशियो हो और लोअर शॉर्टफॉल रिस्क हो। ठीक है, तो आपका ये जो 25% और 20% आया वो क्या हुआ, शॉर्टफॉल रिस्क हुआ। ठीक है, सो ऐसा पोर्टफोलियो चूज़ करेंगे जिसमें हायर सेफ्टी फर्स्ट रेशियो हो बट लोअर शॉर्टफॉल रिस्क हो। ठीक है, और जिस प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा सेफ्टी फर्स्ट रेशियो होगा उसमें ऑटोमेटिकली शॉर्टफॉल रिस्क हमेशा कम आएगा। ठीक है, सो portfolio B has the higher safety first ratio, which means it has the lower probability of negative returns. So इन्होंने summary करके steps दिए कि when choosing among portfolios with normally distributed returns using Roy's safety first criteria, there are 2 steps. First step है calculate safety first ratio, ये formula use करके, and choose the second step choose the portfolio that has the लार्जेस्ट सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, जिसका सेफ्टी फर्स्ट रेशियो सबसे ज़्यादा हो वो आप चूज़ करोगे क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली शॉर्टफॉल रिस्क सबसे कम होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है इजी वाला जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बस एक एग्जांपल देख लेते हैं मॉड्यूल में से जो अच्छा एग्जांपल है इसी का, ये वाला एक एग्जांपल है। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है, अ क्लाइंट हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉमन स्टॉक्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स विद अ करंट वैल्यू ऑफ 13,50,000 pounds. ठीक है, she intends to liquidate 50,000 pounds from the portfolio at the end of the year to purchase a partnership share in a business. Furthermore, the client would like to be able to withdraw the 50,000 without reducing the initial capital of 13,50,000. Following table shows 4 alternative asset allocations. ठीक है, सो मतलब ये क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो है जिसमें स्टॉक्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स दोनों मिक्सड है और दोनों की अभी की वैल्यू कितनी है 13,50,000। ठीक है, वो पोर्टफोलियो की वैल्यू। अब उसको 1 साल बाद इस पोर्टफोलियो में से 50,000 विड्रॉ करने हैं, बट उसको विड्रॉ करने में ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है अभी पोर्टफोलियो का 1350, प्रिंसिपल वैल्यू टूट जाए वैसा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में से 50,000 विड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि किसमें क्या लिखा है, विदाउट रिड्यूसिंग द इनिशियल कैपिटल ऑफ 1350। ओके, तो वो कैसे कर पाएगी जब 1350 के ऊपर प्रॉफिट आएगा और वो पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज़ होकर कुछ XYZ हो जाएगी, उसमें से उसको 50,000 निकालना है और 1350 भी उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास ये जो पोर्टफोलियो है 1350 का, उसमें क्या है, कॉमन स्टॉक्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का मिक्स है। तो अब हमको देखना है कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होगा इसके लिए, इसके ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पोर्टफोलियो 1350 का ही अलग अलग मिक्स है, ABCD 4 ऑप्शन है जिस हिसाब से आप 1350 डिप्लॉय कर सकते हो। अगर इस हिसाब से डिप्लॉय करते हो तो पोर्टफोलियो पे कितना रिटर्न मिलेगा 16% और रिस्क कितना होगा 24%। अगर B के हिसाब से डिप्लॉय करते हो तो पोर्टफोलियो पे रिटर्न होगा 12, रिस्क होगा 12। C के हिसाब से डिप्लॉय करते हैं तो रिटर्न होगा 10 एंड रिस्क होगा 12। एंड अगर D के हिसाब से डिप्लॉय करते हैं तो रिटर्न होगा 9 एंड रिस्क होगा 11। सो इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट, given the client's desire not to invade the 13,50,000 principal, what is the shortfall level RL? Use this shortfall level to answer question 2. इसको क्या करना है, इसको 1350 को इन्वेड नहीं करना है, तो आपका इसमें शॉर्टफॉल लेवल क्या हो गया, मतलब आपका इसमें थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, हमको फाइंड करना है कि इसमें थ्रेशोल्ड कितना है, मतलब 1350 पे उसको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, चाहे उसको अगर वो इस तरीके से एलोकेट करेगी तो इतना मिलेगा, इस तरीके से करेगी इतना मिलेगा, मतलब 16, 12, 10, 9 इतना परसेंटेज उसको रिटर्न मिल सकता है अगर वो कोई भी चूज़ करे तो। ठीक है, सो उसमें से मिनिमम रिटर्न कितना है जो तो उसको चाहिए ही होगा अगर उसको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है, मतलब 1 साल बाद 50,000 निकाल ले और प्रिंसिपल भी मेरा हार्म नहीं हो। तो वो कैसे हो पाएगा, तो वो तभी हो पाएगा जब आपका मिनिमम पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना जाएगा, 14 लाख जाएगा। ठीक है, मिनिमम अगर पोर्टफोलियो का वैल्यू 14 लाख जाएगा तभी क्या हो पाएगा, वो 50,000 निकालेगी तो भी आपका जो प्रिंसिपल है 1350 वो इंटैक्ट रहेगा, तो ये हो सकता है। तो आपका थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ रिटर्न कितना हो गया, आपको मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए, 50,000 रिटर्न चाहिए मतलब। ठीक है, तो आपको 50,000 का मिनिमम रिटर्न चाहिए
डिवाइडेड बाय कौन से प्रिंसिपल पे, 13,50,000 के प्रिंसिपल पे, डिवाइडेड बाय 13,50,000, ठीक है। तो आप इंटू 100, तो मिनिमम आपको 3.7% रिटर्न तो चाहिए ही आपके पोर्टफोलियो पे। उसके नीचे होगा तो वो उसके नीचे तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये कंडीशन है कि हमको 50,000 विड्रॉ करने हैं विदाउट इन्वेडिंग द कैपिटल, ठीक है। अगर सिर्फ मेरा रिटर्न हुआ 13,80,000, ठीक है, तो उसको 50,000 विड्रॉ करने हैं, तो 30,000 तो वो विड्रॉ कर पाएगी, बट फिर उसको दूसरे के जो 20,000 है वो उसके कैपिटल में से ही विड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका कैपिटल टूटेगा, तो वो उसको नहीं करना। तो मिनिमम पोर्टफोलियो का रिटर्न तो कितना चाहिए ही चाहिए उसको, 3.7 तो चाहिए ही। तो वो आपका थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, ठीक है, कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वही होता है थ्रेशोल्ड लेवल। तो इसमें क्या हो गया, 3.7 उसका थ्रेशोल्ड लेवल है। तो यही आंसर है, 50,000 डिवाइड बाय 1350, तो आपका 3.7 का थ्रेशोल्ड आ गया, ठीक है। अभी दूसरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया विच ऑफ द एलोकेशंस इज़ द बेस्ट। एलोकेशंस के हमारे पास ऑप्शंस थे अलग अलग, ABCD, इसमें से कौन सा बेस्ट है वो हमको देखना है, ठीक है। सो हम इसमें सेफ्टी फर्स्ट रेशियो निकालेंगे, और उसमें ऊपर क्या लिखा था क्वेश्चन में कि अज्यूम नॉर्मेलिटी फॉर पार्ट्स B and C, मतलब ऐसा अज्यूम करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तभी वो SFR लगा पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, उसकी फॉर्मूला क्या थी, रिटर्न माइनस थ्रेशोल्ड लेवल डिवाइडेड बाय रिस्क। तो इसमें रिटर्न क्या है 16, माइनस थ्रेशोल्ड कितना है अपना 3.7 डिवाइडेड बाय 24। इसमें क्या होगा 12 माइनस 3.7 डिवाइड बाय 17। इसमें 10 माइनस 3.7 डिवाइड बाय 12, 9 माइनस 3.7 डिवाइड बाय 11, ठीक है। सो इन्होंने ये सब सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट वाला एलोकेशन है उसमें कितना आया 0.5125 सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा वाला एलोकेशन है उसमें 0.488, तीसरा वाला में 0.525, फोर्थ वाले में 0.481, ठीक है। तो अब इसमें से हाईएस्ट हमको चूज़ करना है। हाईएस्ट सेफ्टी फर्स्ट किस में है, तो ये वाला 0.525, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, मतलब एलोकेशन C जो है वो हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, ठीक है। सो विच ऑफ द एलोकेशन इज़ द बेस्ट, तो एलोकेशन C इज़ द बेस्ट, ओके। थर्ड, what is the probability that the return on the safety first optimal portfolio will be less than the shortfall risk। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 3.7 से कम होगा रिटर्न, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब शॉर्टफॉल रिस्क पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, क्या इसका जो सेफ्टी फर्स्ट क्या है 0.525, तो हम Z टेबल पे जाके उसकी वैल्यू देखेंगे, पर किसकी वैल्यू देखेंगे, माइनस 0.525 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सो Z टेबल में जाते हैं, ठीक है, माइनस वाले कॉलम में माइनस 0.5 और 30.15 है, ठीक है। उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करोगे बिकॉज 0.0525 है, तो हम उसको राउंड अप भी कर सकते हैं, 0.53 भी कर सकते हैं, तो 0.53 ये भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इनका आंसर क्या है, देखो 29.98, जो ऑलमोस्ट अपना भी वही था। अगर हम इंटरपोलेट करेंगे तो 29.81, ठीक है। इंटरपोलेट करोगे तो आपका एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो इन्होंने क्या राउंड ऑफ कर दिया 30%, मतलब 30% चांसेस है कि आपके जो रिटर्न्स है वो 3.7 यानी थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर 5 पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। सो हमने शॉर्टफॉल रिस्क भी कवर कर लिया एंड रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया भी कवर कर लिया, ठीक है। थैंक यू।